सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। एक मॉडल पेपर देखेंगे जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का होगा। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के, हिंदी के और उसके अलावा मैथ और रीजनिंग के वो क्वेश्चंस देखेंगे जो साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होगा। तो इस प्रकार एक मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा और मजबूत करेगा आपकी तैयारी को। लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस आपको देखना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, यानी कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। अगर बात करेंगे साथियों तो भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। कहां कहां है बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है, यानी कि यहां पर की भी द्विसदनात्मक विधायिका है। बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर साथियों केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से किसके संबंध में संस्तुति या सिफारिश की थी प्रशासनिक सुधार के लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए, पंचायतों के लिए या नगरीय शासन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है जो केंद्र और राज्य के संबंध की अगर बात करते हैं साथियों तो किसने, सरकारिया आयोग ने इसके लिए संस्तुति की थी। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई है। जैसे कि मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये अमेरिका से लिए गए हैं, उसी प्रकार जो न्यायिक पुनर्वलोकन है इसकी व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, इतना आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है कि यूएसए से साथियों यह व्यवस्था ली गई है न्यायिक पुनर्वलोकन की। तो इसलिए जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो कौन से अभिलेख में मिलता है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है यह भागवत धर्म से संबंधित है और एक प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि अशोक का जो रुम्मिनदेई स्तंभ लेख है ये किससे संबंधित है। अशोक का जो रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख है साथियों ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है, यह बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। जो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति जो है किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मौर्य काल से, शुंग काल से या कुषाण काल से या गुप्त काल से। तो किससे संबंधित है साथियों, गुप्त काल से संबंधित है। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? क्लाइव आया था, टॉमस रो आया था, लॉर्ड एस्टर आया था या क्लाइड आया था? तो साथियों यहां पर आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, टॉमस रो आया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला की थी, मांडू की थी, असीरगढ़ की थी या रामगढ़ की थी? तो कहाँ की थी साथियों, मंडला की थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? सूरज सेन ने, मान सिंह ने, तेज कर्ण ने या अकबर ने? तो साथियों इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुजरी महल का निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न। भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा करवाई गई थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। सभी लोगों का आंसर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी यात्रा कब किया था? तो दांडी यात्रा साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर साथियों आप सभी लोगों को याद रखना है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कब, तो 1915 में। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1915 में अहमदाबाद में साथियों सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, साबरमती आश्रम है। पहले मतलब इसको सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था, अब इसको साबरमती आश्रम कहा जाता है। पूछा जा रहा है कहां पर स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का जो प्रश्न है साथियों, स्वतंत्रता
स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो बात करें छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, या भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, या भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनका एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश लोगों का एक ही उद्देश्य था कि जो छोटे प्रशासनिक पद हैं इन पर जो है उन भारतीयों को नियुक्त कर दिया जाए जो शिक्षित भारतीय हैं। ठीक है, इसलिए साथियों इसका शिक्षा का उद्देश्य यही था इनका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? बताइए भाई, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति की अगर बात चल रही है तो मोहन सिंह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। अहमदाबाद में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, या जोधपुर में? कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए दंडकारण्य अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है दंडकारण्य? परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों ये छत्तीसगढ़ में भी स्थित है और ओडिशा में भी स्थित है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि हिमालय जो है ये पर्यायवाची, यानी कि हिमालय को हम और क्या कह सकते हैं? महान हिमालय कह सकते हैं, मध्य हिमालय कह सकते हैं, शिवालिक हिमालय कह सकते हैं, शिवालिक कह सकते हैं, या ट्रांस हिमालय कह सकते हैं। तो क्या कहा जा सकता है? ट्रांस हिमालय भी कहा जा सकता है, इसलिए आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में विस्तृत है? कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र साथियों दो राज्यों में विस्तृत है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अगर बात करें साथियों पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में विस्तृत है, यह बात आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन से दो राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। उसके बाद देखिए कि संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन सा? बताइए। संसार में अगर टाइटेनियम के उत्पादन की बात करें साथियों तो रूस इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो देश अग्रणी है किसके उत्पादन में? टाइटेनियम के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन टाइटेनियम का रूस में होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि विश्व के सबसे ज्यादा व्यस्त पत्तन की उपाधि किसे मिली, यानी कि विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्त पत्तन कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों न्यूयॉर्क है, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे जो सुनामी शब्द है ये जापान से संबंधित है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, तो क्यों हानिकारक होती है ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है कि यह ओजोन O3 परत को नष्ट करती है, या यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है, या यह कार्बन ऑक्साइड CO2 की सांद्रता वातावरण में कम करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह मनुष्य के लिए हानिकारक इसलिए है कि यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है। जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न, पूछा जा रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो है, थर्मोपाइल है, या सौर सेल है? तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे साथियों कि एक कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है वो सौर सेल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो कौन सी तरंगे साथियों? प्रकाश है, ऊष्मा है, ध्वनि है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? तो जब बात करते हैं साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो ध्वनि तरंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किन महीनों में रबी की फसल बुआई होती है? रबी की फसल साथियों कब बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में साथियों रबी की फसल बोई जाती है और मार्च के आसपास काट ली जाती है, मार्च अप्रैल के आसपास काट ली जाती है। ठीक है, तो दोनों ही बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, या पानी? तो क्या बनेगा साथियों? पानी बनेगा। इसलिए
आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। पूछा जा रहा है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, पेड़ से या अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया से। तो अगर बात करें एस्पिरिन कहाँ से मिलती है तो साथियों पेड़ से मिलती है, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनती है, मिथाइल अल्कोहल बनती है, या एसिटिक एसिड बनता है, या क्लोरोफिल बनती है। तो बात करें साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इथाइल अल्कोहल बनती है, ये आपको ध्यान रखना है शक्कर के किण्वन से। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो अब साथियों अभी तक आपने देखे जीएस के प्रश्न देखे, और अब आप लोग क्या देखोगे साथियों, हिंदी के क्वेश्चंस आप लोग अब इस क्लास में देखोगे। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। इस प्रकार यहाँ पर इस मॉडल पेपर को साथियों हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो अपने काम की, भाई क्या संभाल ले, अपने काम की जिम्मेदारी संभाल ले, तो उसको क्या कहा जाता है, उत्तराधिकारी कहते हैं, जिम्मेदारी कहते हैं, उत्तराधिकारी कहते हैं, या उत्तरदायी कहते हैं, बताइए भाई। चलिए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको उत्तरदायी कहेंगे कि तुम इस काम के उत्तरदायी हो, यानी कि तुम इस काम के जिम्मेदार हो। तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए भाई। चलिए, गुरुजी के चरणों में उसने सिर झुकाया, उसने सिर झुकाया गुरुजी के चरणों में, सिर झुकाया उसने गुरुजी के चरणों में, या उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया। तो जो बिल्कुल सही और बिल्कुल शुद्ध नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी वाला नजर आ रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि तमोगुण का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो तमोगुण की बात करें साथियों, यहां पर विसर्ग संधि है, तमहा धन गुण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तमोगुण की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, तमहा धन गुण हो जाएगा। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहा जाता है साथियों, तो देखिए जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। तो व्यंजन संबंधी अशुद्धि साथियों आपसे पूछी जा रही, कहां पर है, बताइए भाई। चलिए, देखिए यहाँ पर पर्याय बिल्कुल सही लिखा हुआ, सज्जन बिल्कुल सही लिखा हुआ, सारांश बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन वागीश होता है, इसलिए आपका गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं, यानी कि कौन कौन सा ऑप्शन में कर्मधारय समास है। तो बात करें साथियों कि ऑप्शन नंबर ए में कर्मधारय समास है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी में आपका कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन नंबर बी में भी कर्मधारय समास है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में गजानन लिखा हुआ है, गजानन, इसमें साथियों क्या, इसमें बहुब्रीहि समास है, तो इसमें कर्मधारय समास नहीं है, इसलिए आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषण आपको इसमें से बताना है, कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। चलिए, देखिए विशेषण जैसे कि बात करें, मान लीजिए मोटा आदमी, ये जो हो गया, ये मोटा इसमें जो हो गया वो विशेषण हो गई, विशेषण होगा, और विशेषता किसकी बताई जा रही है, मोटा आदमी की बताई जा रही है, आदमी की बताई जा रही है, तो आदमी आपका विशेष्य हो जाएगा। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर थोड़ा जो होगा, थोड़ा एक ऐसा शब्द है जो कि विशेषण है। तो इस प्रकार जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि किसी से कोई संबंध न रखना, इसके लिए आपको बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। चलिए, तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें, ढोल में पोल नहीं, ढोल के तीन पात नहीं, यथा राज तथा प्रजा नहीं, लेना एक न देना दो। लेना एक न देना दो को क्या कह सकते हैं, किसी से कोई संबंध न रखना, इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि अर्धनारीश्वर नामक एक उपन्यास है, और इसके उपन्यास के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक साथियों कौन है, विष्णु प्रभाकर हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि चांद का मुंह टेढ़ा, ये एक रचना है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है साथियों, गजानन माधव मुक्ति बोध हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है, बताइए। देखिए धाम की अगर बात करें तो धाम को हम घर भी कह सकते हैं, शरीर भी कह सकते हैं, देवस्थान भी कह सकते हैं, तो इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आप लोग के, घर में श्याम से मोटा कोई नहीं, इसमें में मतलब इस वाक्य में वाक्य का चयन कीजिए, कैसा वाक्य है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर आ गया है नहीं, तो जब नहीं आ गया है तो क्या हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश आपको बताना है, क्या हो सकता है, बताइए। अनिर्वचनीय की अगर बात करें तो जो बोला, जो ना बोला गया हो नहीं, जो वचन न दिया गया हो नहीं, जो
वचन का वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो उसको क्या कहा जाएगा? अनिर्वचनीय कहा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न, लेकिन क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक करके शेयर करेंगे। चलिए अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो लड़का धनपन से बने विकल्पों में से सही विकल्प आपको बताना है कौन सा है। तो लड़कपन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? लड़कपन बन जाएगा। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि माता पिता में समास आपको बताना है कौन सा है। कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। तो माता पिता की अगर बात करें इसमें कौन सा समास है साथियों? द्वंद्व समास है। यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए घृणा शब्द के सही अनेकार्थी रूप आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइए। तो घृणा शब्द की अगर बात करते हैं साथियों, घृणा शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए विकल्पों में से कौन कौन से हैं? तो घृणा की बात करें घिन भी कहते हैं और बादल भी कहते हैं। इसलिए आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, किस समूह के सभी पर्यायवाची शब्द हैं आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइए। किस समूह के सभी यानी कि सभी पर्यायवाची शब्द हैं? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं? तो सबसे पहले अगर बात करें तो दर्पण को क्या आईना कहा जाएगा? दर्पण को क्या कांच भी कहा जा सकता है? दर्पण को क्या मुकुर भी कहा जा सकता है? तो ये तो मुझे सारे के सारे एक दूसरे के पर्यायवाची लग रहे हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब उसके बाद देखिए कि नराधम का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। नराधम का विलोम साथियों जो होता है वो नरपुंगव होता है। क्या होता है? नरपुंगव जो होता है ये नराधम का ही विलोम होता है। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो आपको रखना है याद। नीचे लिखे वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छोटा है, बताइए। कौन सा विराम चिन्ह जो है वो छोटा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। खद्दरधारी राजनेता देश को गुलाम बनाकर छोड़ेंगे, बताइए भाई। चलिए साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, क्लास को आप सभी लोग एक बार क्या करेंगे? लाइक करके शेयर करेंगे। और वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करने के बाद चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों तो अवतरण चिन्ह जो है वो यहां पर छूटा हुआ है। अवतरण चिन्ह कैसे बनेगा? ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक ऐसा ये चीज इस चीज की कमी है। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो अवतरण विराम चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? तो कौन सी रचना की अगर बात करें इसमें से जो बूढ़ा चांद है ये रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। इसलिए आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कौन सी है। जो सबसे बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है वो आपको बताना है साथियों। राइट आंसर आपका क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल सही उत्तर। चलिए तो जो मुझे प्रादुर्भाव दिख रहा है ये जो है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, सही शब्द हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास की अगर बात करते हैं साथियों तो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर बहुब्रीहि समास है? चतुरानन लिखा हुआ है यानी कि चार आनंद, चार आनंद साथियों जिसके हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चतुरानंद कहेंगे। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि जिस क्रिया के दो कर्म हो वो कहलाती है। वो क्या कहलाती है? जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, बताइए। तो उसको साथियों द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो चढ़ाई तो भाववाचक संज्ञा है, कढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा है, लड़ाई भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जमाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि ठनठन गोपाल ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का बताना है आपको अर्थ क्या होता है। तो जो ठनठन गोपाल होता है उसको कहा जा सकता है भाई बिल्कुल कंगाल है। क्या है भाई? कंगाल है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्सम आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तत्सम आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, बताइए। तो जो यहाँ पर गर्त लिखा हुआ है ये आपका कैसा शब्द है? तत्सम है। बाकी सारे के सारे साथियों तद्भव शब्द। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का आपको चयन करना है। यानी कि आसन का मतलब आपको बताना है और आसन्न का मतलब आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आसन को हम लोग साथियों कह सकते हैं भोजन और आसन्न को कह सकते हैं निकट। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए ए और ए का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो बात करें अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो आंसर आपका कंठ तालव्य के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मरकत है, जवाहर है, माणिक है, ये निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं बताइए। तो ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सारे के सारे जो है ये मणि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि पहले तो बताया जा रहा है कि प्लस का अर्थ है भाग है। देखिए हर प्रैक्टिस सेट में ठीक है, मैं इस प्रकार का प्रश्न लेता हूँ क्योंकि परीक्षा में साथियों ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आप लोग जल्दी जल्दी में क्या है, थोड़ी सी आसान सी कैलकुलेशन है उसको आप लोग जो है वो गलत कर देते। तो यहाँ पर अगर बात करें कि प्लस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणे का अर्थ है प्लस, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 8 लिख लिया, 4 लिख लिया, 3 लिख लिया, उसके अलावा अगर बात करें 5 लिख लिया और 9 हमने यहाँ पर लिख लिया। प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, भाग लिख लेंगे। भाग लिखा हुआ है तो भाग का अर्थ यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख लेंगे। गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस का अर्थ साथियों क्या हो जाएगा, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर गुणा लिख लेंगे। अब 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा साथियों। यहाँ पर अगर बात करें 3 में से 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 यहाँ पर बचेगा, प्लस कर देंगे तो 5 नियम आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी कि 45 में से 1 जाएगा साथियों, कितना बचेगा, 44 बचेगा। 44 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है, बताइए। यहाँ पर आपसे साथियों पूछा यह जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या आपको चुनना है, यानी कि जैसे कि 7 से 56, यहाँ पर डबल अनुपात है, ये डबल अनुपात। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जैसे कि 7 से 56 बना है उसी प्रकार 9 से क्या बनेगा, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से साथियों क्या बना है, 56 बना है। उसी प्रकार आपसे पूछा ये जा रहा है कि 9 से जो है वो क्या बनेगा। तो 7 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते आपका 49 होता है। तो 49 में यानी कि गुणा सबसे पहले हम करेंगे 7 से, और फिर हम इसमें जोड़ कितना देंगे, 7 ही जोड़ देंगे। उसी प्रकार इसमें भी हम गुणा कितनी करेंगे साथियों, 7 की ही गुणा करेंगे, नहीं 9 की। देखिए एक बार 7 से गुणा कीजिए आप, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, और 63 में 9 जुड़ेगा तो साथियों उतना होगा, तो उतना तो नहीं होगा। तो यहाँ पर गुणा किससे करेंगे, देखिए 7 की 7 से गुणा की और 7 प्लस कर दिया। उसी प्रकार 9 में 9 की गुणा की और 9 इसमें प्लस कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 9 निम 81, 81 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का संबंध चंद्रयान से है, तो उसी प्रकार मंगल का संबंध किससे होगा। जैसे कि चंद्रयान की बात करें तो चंद्रमा की कक्षा में जो है ये एक उपग्रह था, ये उपग्रह गया था चंद्रमा की कक्षा में, तो ये तो चंद्रयान था। अब अगर बात करें मंगल की कक्षा में साथियों, जो उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था मंगलयान। तो इसलिए चंद्रमा का संबंध हो जाएगा चंद्रयान से और मंगल का संबंध हो जाएगा मंगलयान से। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न, आप लोग बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें इसको लेटर पोजीशन की अगर बात करें तो सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके अलावा सी जो है वो 3 नंबर पर, बी आपका 2 नंबर पर, यू 21 नंबर पर। तो 2 से साथियों 3 हो गया है, 1 से 2 हो गया है, 20 से 21 हो गया। तो कुछ नहीं, सब में एक एक बढ़ाते रहने, यानी कि सी के बाद क्या है, डी है, ए के बाद क्या है, बी है, टी के बाद क्या है, यू है। तो डी बी यू कहाँ पर लिखा है, डी बी यू ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, डी बी यू, और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर गिन लीजिए भाई, लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 यहाँ पर जो है वो लेटर। एक बार फिर से देख लेंगे आप लोग। अब चलिए, तो 17 लेटर हैं। तो सबसे पहले 3 के भाग में इसको बांट लेते हैं। 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, उसके अलावा 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, ठीक है, 3 ये हो गया। 4 के भाग में भी हम बांट सकते थे, 4 चौक 16 हो जाता, फिर एक बच जाता। ठीक है, जैसे कि बात करें यहाँ पर MC लिखा हुआ है, यहाँ पर M है, यहाँ पर A लिखा हुआ है, तो यहाँ पर A लिखा हुआ है। देखिए MC लिखा है तो यहाँ पर भी MC आ जाएगा। यहाँ पर C लिखा है, M की कमी है तो M आ जाएगी, यानी कि अब ये भी MC बन गया, ये भी MC और ये भी MC, तो ये भी बन जाएगा साथ ही MC, और ये भी बन जाएगा MC, और ये भी, ये तो M है, C ये है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर A आएगा। आप लोग देखेंगे सबसे अंत में A है, A है, A है, यहाँ पर भी A आ जाएगा। तो साथियों हमें क्या मिला, A मिला। हमने क्या लिखा, एक्स्ट्रा C लिखा, हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा, M लिखा, उसके बाद क्या लिखा, M लिखा, उसके बाद M लिखा। तो ACMMM कहाँ पर लिखा हुआ भाई, ACMMM आपको देखना है। तो ACMMM, अच्छा A भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला A भी लिखा हुआ है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, यही आपका राइट आंसर हो जाता भाई। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न। चलिए,
तो यहाँ पर अगर बात करें यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था, यानी कि बीते कल, तो सबसे पहले अगर बात करें ये आपका हो जाएगा आज। बीता कल जो है वो ये है, बीता कल ये है, और आने वाला कल जो है वो ये है, आने वाला कल ये है। तो कहा जा रहा है कि बीते कल से पहले, यानी कि इसकी बात चली वाली इस दिन की, तो बीते कल से पहले जो दिन था वो क्या था, वो बुधवार था। बुध जो था वो आपका बुधवार था, यहाँ पर मैंने बुधवार लिख लिया। तो रविवार कब होगा, देखिए ये आपका बुधवार हो गया, ये गुरुवार हो गया, ये आपका शुक्रवार हो गया, ये शनिवार हो गया। परसों जो होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगी। इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा, आने वाले कल के बाद अगला दिन। तो आने वाला कल के बाद का अगला दिन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, चलिए, तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में NEUROTIC को TICRONEU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में PSYCHOTIC को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से साथियों कुछ नहीं लिखा है, ये जो TIC अंत में लिखा हुआ है ना, ये सबसे पहले लिख दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है OR, तो वैसा यहाँ पर लिखा हुआ है OR। यहाँ पर लिखा हुआ है NEU, तो अंत में लिख दिया है NEU। तो अब आपको साथियों कुछ नहीं करना है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर भी हम लोग देख लेते कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर थे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर साथियों 10 लेटर हैं। यहाँ पर कितने लेटर है भाई, 10 लेटर है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो 3 3 के भाग में बांट लेंगे। 3 के भाग में ये, 3 के भाग में ये, 3 के भाग में ये। अगर बात करें टिक यहाँ पर भी सबसे अंत में था, पहले आ गया, तो टिक यहाँ पर भी सबसे पहले आ जाएगा। कहाँ पर लिखा हुआ है, तो सभी ऑप्शन नंबर A B C में लिखा हुआ है। डी में भी लिखा है क्या, डी में भी लिखा है। अगर बात करें CHO जैसा था वो वैसा ही रहेगा, तो CHO जैसा था वैसा ही रहेगा। और PSY अंत में आपका आ जाएगा। PSY कैसे आ जाएगा, अंत में आ जाएगा। यानी कि आंसर आपका जो बनेगा वो TIC बनेगा, CHO बनेगा, PSY बनेगा। जैसे कि कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, ये जो प्रश्नाकृति आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कौन से उत्तर आकृति में बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले अगर बात करें, ये जो सीधी लाइन गई है, ये मान लीजिए सीधी लाइन ये चली जाएगी, तो ये तो यहीं पर से कट गई है। मान लीजिए हमने यहाँ पर से कट कर ली, उसके बाद साथियों यहाँ पर से कट कर ली, यहाँ पर से, तो ये बिल्कुल सही नहीं लग रही मुझे, ठीक है। जो इससे अगर उपयुक्त उत्तर मिलता है तो वो होगा, वरना ये हो जाएगा। ये तो उपयुक्त लग ही नहीं रहा है। अब मान लीजिए ये वाली लाइन हो गई, फिर ये यहाँ पर आ गई, फिर ये साथियों यहाँ पर आ गई, फिर ये यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि इसकी लंबाई कम है, जबकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई लगभग लगभग बराबर है। लेकिन इसकी लंबाई तो बड़ी है, लेकिन इसकी लंबाई कम है, और वही यहाँ पर साथियों है। अब सी वाला देखते हैं, सी में कैसे, इस प्रकार से आया है, फिर इस प्रकार से आया है, और फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है। तो जो इसकी लंबाई है वही इसकी लंबाई है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर तो बनना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में आपको रखना है। यानी कि सबसे पहले डिक्शनरी में साथियों कौन सा आएगा, तो BO आएगा। BO में क्या आएगा, BOU आएगा नहीं, BON आएगा नहीं, BOA आएगा। तो ये सबसे पहले आ जाएगा। तो चौथा जो है वो सबसे पहले लिखा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 वाला आएगा, फिर 1 वाला, फिर 3 वाला। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में करना है। उसके बाद देखेंगे आप अगले नंबर का प्रश्न, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो सॉल्व करके साथियों बताने की कोशिश कीजिए कि के भाई है x का। तो के क्या कह रहे हैं हम लोग, के जो हो जाएगा साथियों ये भाई हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पे प्लस लिख देंगे, क्योंकि प्लस वाला आपका पुरुष हो जाएगा और माइनस वाला आपका महिला हो जाएगा। के भाई है x का, तो के जो है वो भाई है x का, ठीक है। के भाई है x का z पुत्र है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भाई कॉमा वॉमा कुछ होगा, इतनी बात खत्म कर दी। उसके बाद लिखा हुआ है कि के भाई है x का, इतनी बात यहाँ पर खत्म हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है कि z पुत्र है x का, यानी कि z जो है, z आपका पुत्र हो जाएगा किसका, z आपका पुत्र हो जाएगा x का। तो ये पुत्र हो जाएगा, इसलिए प्लस आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कॉमा है, तो यहाँ पर भी कायदे में होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए तो सवाल को पढ़ने में कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पर क्या लिखा होगा। चलिए, उसके बाद देखिए कि P जो K की पुत्री है, P जो है वो K की पुत्री है। भाई K की पुत्री क्या है, K की पुत्री आपकी P, तो K की पुत्री आपकी P हो गई, ठीक है। चलिए, देखिए ये बहन है, ठीक है, ये भाई है हो सकता हो, और ये उसका पुत्र है, और ये इसकी पुत्री है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए साथियों, P जो K की पुत्री है N से ब्याही है, यानी कि P जो है ये N से ब्याही है। इसका पति कौन है, इसका पति जो है वो N है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ कि G तथा X परस्पर बहने हैं, तो G ये आपका
ठीक है, और आपका जी, यानी कि ये भी महिला, ये भी महिला है, ये भी महिला है, ये आपस में तीनों भाई बहन है, यानी कि ये दोनों बहनें हैं आपस में और ये उनका भाई है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि बताइए जी जेड से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जेड क्या कहेगा। इस प्रकार की लाइन लिखी हो कि जी जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो जेड क्या कहेगा जी को। जेड है यहाँ पर, जेड की मम्मी है एक्स, मम्मी की बहन है भाई यहाँ पर जी, तो जेड की जो जी होगी वो मौसी ही तो कहलाएगी, यानी कि जेड कहेगा जी को मौसी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों, प्रश्न आकृति है, उसके बाद आपको बताना है चौथे वाले में कौन सी प्रश्न आकृति आएगी। जैसे कि अगर बात करें सबसे पहले ये कलर वाली है, ठीक है, ये कलर वाली है, फिर ये वाली कलर आ गई, यानी कि एक बार जो कलर हुई है वो इस दिशा में हुई है, फिर एक बार इस दिशा में कलर वाली हुई, कलर क्या लाइनिंग कह सकते हैं, फिर एक बार लाइनिंग इधर हुई है, तो अब जाहिर सी बात है लाइनिंग जो आएगी वो यहाँ पर आएगी। तो लाइनिंग ऐसी कहाँ पर, एक तो यहाँ पर है और एक आपकी यहाँ पर है, ये दो चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो या तो ए उत्तर होगा या आपका क्या हो जाएगा, या आपका साथियों डी उत्तर हो जाएगा। दूसरा लॉजिक ढूंढे तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही, एक बार तो ये इधर है, उसके बाद एक बार ये इधर है, एक बार ये इधर है, जाहिर सी बात है अब जो लाइन होगी वो इधर की तरफ होगी, और इधर इस वाले ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। श्वेता एक लड़की है, श्वेता का परिचय कराते हुए अमित अपने मेहमानों से कहता है, यानी कि अमित कहता है श्वेता की तरफ इशारा करके कि उसके पिता, यानी कि जो श्वेता के पिता हैं मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। जो उसका पिता है, ठीक, उसका पिता है वो मेरे पिता का देखिए मेरे पिता का इकलौता पुत्र क्या हो जाएगा, मैं खुद हो जाऊंगा, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि मैं जो हूं साथियों वो उसका पिता हूं, ऐसे कहा जा रहा है इनडायरेक्टली। तो बताइए कि अमित से श्वेता जो है वो अमित से किस प्रकार संबंधित होगी, अमित की पुत्री होगी श्वेता, तो क्या आंसर आ जाएगा, पुत्री आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है, अमित की पुत्री है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि इसमें से आपको विषम सबसे बताना है, सबसे विषम इसमें से कौन सा है। देखिए बात करें अगर यहाँ पर प्लेटिनम है, चांदी है, ठीक, उसके अलावा सोना, ये सब के धातु हैं, ये क्या है, धातु हैं। लेकिन हीरे की बात करते हैं तो ये आपका कार्बन का अपरूप है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि इसमें भी आपको सबसे अलग बताना है, भाई क्या है सबसे अलग इसमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कितना माइनस किया है, दो माइनस किया है, यानी कि जेड से जो एक्स हुआ है दो माइनस हुआ है। यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, दो माइनस हुआ है, यहाँ पर भी दो माइनस हुआ है। यहाँ पर कितना माइनस हुआ है भाई, 19 से 17 हुआ है, दो माइनस हुआ है, 17 से 15 दो माइनस, और 15 से 13 दो माइनस। यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, दो माइनस हुआ है, 23 से 21 हुआ है, और 21 से आपका 19 हुआ है, दो माइनस हुआ है, 19 से आपका 16 हुआ है, तो 19 से 16 जो है वो तीन माइनस हुआ है। तो जो क्रम यहाँ पर लग रहा है वही यहाँ पर लग रहा है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लग रहा है, देखते हो यहाँ पर भी वही क्रम लग रहा है। तो 13 से 11 हुआ है, दो माइनस हुआ है, 11 से 9 हुआ है, और 9 से 7 हुआ है। तो साथियों आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्योंकि यही सबसे अलग है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है, बताइए भाई। चलिए, इसमें वही करना है जो सबसे अलग है वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए अगर चार और एक को हम जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है, पाँच, और तीन और दो को जोड़ देते हैं तब भी कितना बन जाता है, पाँच। आठ और दो को साथियों जब हम जोड़ देते हैं कितना बन जाता है, 10 बन जाता है, और 9 और दो को जोड़ देते हैं तो 11 बन जाता है। चार और पाँच को जोड़ देते हैं तो 9 बन जाता है, और आठ और एक को जोड़ देते हैं तो 9 बन जाता है। तीन और छः को जोड़ते हैं तो तब भी 9 बन जाता है, और दो और सात को जोड़ देते हैं तब भी 9 बन जाता है। तो कौन सा साथियों यहाँ पर सबसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, और यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी से यहाँ पर चलना शुरू करते हैं, ये आपका भाग का निशान हो जाएगा। कैसा निशान हो जाएगा भाई, यहाँ पर भाग का निशान हो जाएगा, टाइप नहीं हो पाया है तो भाग का निशान आपका ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो अगर साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 5 6 5 लिख दिया, सबसे पहले 5 6 5 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर आपका 14 लिख दिया। यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा साथियों, जब यहाँ पर भाग आएगा, भाग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो साथियों ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, ये तो कटेगा ही नहीं, तो कटेगा नहीं, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं भाई, सी को देख लेते हैं एक बार।
सी में सबसे पहले क्या है, गुणा लगाना है, फिर भाग लगाना है। तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे, क्या लगा देंगे भाई, यहाँ पर आपका गुणा लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर भाग लगा देंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, यहाँ पर 12 लगा देंगे। अब आप कहोगे कि ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, लेकिन जब ये 5 जो है इसके नीचे जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 5 इंटू 6 भाग करना है ना, तो भाग ये नीचे ही तो जाएगा, तो इस 5 से ये 5 आपका कट जाएगा, इसलिए आसान हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 6 + 8 बराबर 14। तो क्या 6 + 8 14 होता है बराबर के, तो बिल्कुल होता है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, जिसके ए की वैल्यू 1 है, उसके अलावा ए जो होता है 1 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, टी आपका 20 नंबर पर आता है। तो इन सबको जब प्लस करोगे तो 24 बन जाएगा। तो उसी प्रकार साथियों इनको भी आपको प्लस करना पड़ेगा, इनको भी आपको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 27 बनेगा। 27 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। उसके बाद देखिए कहा गया है कि यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल फल कहाँ पर होंगे, फल साथियों वृक्ष में होंगे, और वृक्ष को क्या कहा गया है, आसमान कहा गया है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, चलिए भाई, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है साथियों, जैसे कि ये आपका एक जोड़ा हो जाएगा, जोड़ा 3 नंबर्स का हो जाएगा। उसके बाद ये भी आपका जोड़ा नहीं, ये भी आपका, जैसे 3 नंबर जो इसमें संबंध है आपस में, वही संबंध इसमें और वही संबंध आपको इसमें लाना है। तो आपको बताना है बीच में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें, 2 24 से 48 हो गया, कैसे, तो इनकी जब गुणा कराएंगे तभी तो ये 48 होगा, इनकी जब आपस में गुणा कराएंगे तभी तो ये 27 होगा, यानी कि जब इनकी गुणा आपस में कराएंगे तो ये 40 कैसे बन जाएगा, जाहिर सी बात है 4 की जब 10 से गुणा कराओगे तभी तो 40 बनेगा। तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर डी आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब आपके सामने मैथ का सातवें प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर 1.36 किस साधारण भिन्न में के बराबर होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो इसके ऊपर बार है, क्या है, इसके ऊपर साथियों बार है, और बार का मतलब होता है जितने ऊपर नंबर के बार हैं उतने नीचे क्या आ जाएंगे, उतने नीचे आपके 9 आ जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 3 6 यानी कि 36, और बार 2 नंबर के ऊपर था तो इसलिए 2 बार 9 आपका आ जाएगा। अब 99 की गुणा होगी 1 से, तो 99 कम 99 हो जाएगा, प्लस 36 जो होगा वो आपका कितना बन जाएगा, 135 बन जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा साथियों, 99 हो जाएगा। जब इसको कट करोगे 3 से, तो 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15 का हो जाएगा, 3 तियां 9, 3 तियां 9 हो जाएगा, फिर से 3 से कट करेंगे 15 आ जाएगा, और फिर आपका 11 आ जाएगा। इसलिए 15/11 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में, और यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, ठीक है भाई, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न साथियों आएगा तो 7 वर्ष में कितनी हो रही है, 7 वर्ष में साथियों 2 गुनी हो रही है, यानी कि 2 - 1 हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कितने वर्षों में, देखिए 7 वर्षों में तो 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 2 - 1 लिख सकते हैं। अब पूछा जा रहा है कितने वर्षों में, तो हम कहेंगे इतने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, तो इतने वर्षों में हो जाएगी, 4 - 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो अब अगर बात करें 7/t आ जाएगा बराबर 2 में से 1 जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। अब आपको t की वैल्यू निकालना है, t की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, 7 तियां 21 आ जाएगी, यानी कि 21 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 27 है, तो बीच वाली संख्या आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर 7 क्रमागत विषम संख्याएं हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए उनका औसत पूछा जा रहा है, उनका औसत कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अच्छा, उनका योग कितना हो जाएगा, तो 7 की गुणा 27 से कर देंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग बसातियों बात करते हैं, वो 7 क्रमागत विषम संख्याएं कैसे लिख सकते हैं, x हो जाएगी, दूसरी x + 2 हो जाएगी, ब्रैकेट में इसको बंद कर लेते हैं। तीसरी कैसी हो जाएगी, x प्लस आपकी 4 हो जाएगी, x + 4 आपकी, ये भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। x + 6 हो जाएगी, x प्लस आपकी 6 हो जाएगी, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और आपकी कितनी हो जाएगी, x प्लस आपकी 8 हो जाएगी, और उसी प्रकार x प्लस आपकी 10 हो जाएगी, x प्लस आपकी 10 हो गई, और उसके बाद x प्लस आपकी 12 हो जाएगी। तो कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं ये, ठीक है। जो विषम संख्या है इनका औसत जो है कितना दे रखा है साथियों, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं ये कितनी संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं जो हैं वो संख्याएं हैं 7, संख्याएं कितनी है, 7 हैं, और कहा जा रहा है कि इनका औसत जो है वो इनका औसत है 27। इतनी सी बात समझ में आ गई आपकी, आ गई, ठीक है भाई।
तो अब इनको क्या करना है, इनको एक बार जोड़ भी तो हम लोग लेंगे, इनको जोड़ लेंगे साथियों। इनको इसलिए जोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर प्लस प्लस लगा दिया, या आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेंगे एक्स इसमें कितने हैं, तो 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x, तो 7x आपके हो जाएंगे। और अगर बात करें नंबर्स को जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 40 और 42 हो जाएगा, यानी कि ये नंबर आपके 42 हो जाएंगे। अपॉन में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 क्या भाई, यहाँ पर जब 27 लिखेंगे तो इंटू में 7 आपका आ जाएगा, इंटू में आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर साथियों यहाँ पर बात करें तो ये इसकी गुणा जब कराएंगे, 7 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, 7 सत्ते आपका 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 7 दूना 14 और एक आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 42 जो है वो इसमें से माइनस होगा। देखिए कम से कम स्टेप में मैं आपको आंसर लाकर दिखा रहा हूँ, आप भी इसी अप्रोच से करेंगे तो बहुत ही कम सेकंडों में आपका प्रश्न हो जाएगा। 9 में से आपका 2 जाएगा, 7 बचेगा, और 18 में से आपका 4 बचेगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है साथियों, ये है 7x के बराबर। कुछ नहीं भाई, 7 की ये नीचे भाग हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 7 दूना 14 आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। तो x का मान आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया था कि बीच वाली संख्या बताइए, यानी कि चौथी संख्या पूछी जा रही थी, 1 2 3 4, ये वाली संख्या पूछी जा रही है, यानी x प्लस 6 का मान आपसे पूछा जा रहा है। x तो 21 है, प्लस 6 कर लेते हैं, कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि मजदूरों के एक समूह ने एक कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं दी। मान लीजिए कोई मजदूरों का समूह है जिसमें x मजदूर हैं, कितने मजदूर हैं, जिसमें मान लीजिए x मजदूर हैं, तो x हमने लिख लिया। ये x मजदूर जो है किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, इतना हमने पढ़ लिया। यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए, यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए, मान लीजिए x मजदूर थे, 15 मजदूर नहीं आए, तो कितने मजदूर हो जाएंगे, x माइनस 15 हो जाएंगे। x 15 मजदूर नहीं आए और कार्य 45 दिन में पूरा हो सका। पहले कार्य 30 दिन में पूरा हो रहा था, अब कार्य कितने दिन में हो रहा है, पूरा 45 दिन में पूरा हो रहा है। तो उस समूह में आरंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी, आरंभ में मजदूर x थे, तो x का मान साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। किसका मान, x का मान आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर 30x हो जाएगा साथियों, 30x हो जाएगा, 45 की गुणा x से होगी तो यहाँ पर 45x हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों 45 की गुणा किससे हो जाएगी, 15 से हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगर साथियों यहाँ पर बात करते हैं, ये 45 में से 30x जाएगा भाई, 45 में से 30x जाएगा तो कितना बचेगा, 15x बचेगा। ये माइनस का है, उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, 45 इंटू 15 हो जाएगा, 45 इंटू 15 हो जाएगा। तो 15 ये है, 15 ये है, 15 से 15 कट गया, x बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। यानी कि जो शुरुआत में मजदूरों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 45 होगी। तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दो संख्याओं का मासा तो 16 है, उनका लासा 160 है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो आपने पढ़ा होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा और लासा, तो वही हम लोग करेंगे। मासा हो जाएगा ये और लासा हो जाएगा 160। पहली संख्या मान लीजिए यहाँ पर आती तो वो नीचे भाग में चली जाती, 32 हो जाएगी। ये आप क्या निकालोगे, तो ये साथियों आप निकालोगे दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या निकल कर आएगी, ठीक है। तो 16 कम 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 80 हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा 80। उसके बाद देखिए किसी वस्तु को 18% लाभ पर विक्रय करने पर, यानी कि 100 की लाए थे, 118% पर उसको हमने बेचा, तो वो वस्तु जो बिकती है वो 885 में बिकती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। 118% की वैल्यू तो 885 है, 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 885 आपका हो जाएगा, अपॉन में 118 हो जाएगा, इनटू में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो जब इसको कैलकुलेट आप करोगे तो आपका आंसर यहां पर क्या आ सकता है, बस यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, और इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा साथियों, 750 आ जाएगा। और 750 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, तीसरी संख्या जो है वो x मान लेंगे। और देखिए भाई, ठीक है, पहली संख्या जो है वो पहली संख्या, ठीक है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या मान लीजिए x है, तो मान लीजिए पहली संख्या जो है वो कितनी अधिक है साथियों, 30% अधिक है, यानी कि 130% है, ठीक है।
अगर बात करें दूसरी संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या जो है वो 40% अधिक है, यानी कि 140% कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिशत हटाकर जब अपॉन में 100 जाएगा साथियों, तो कितना आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इस जीरो से 1 और 3 के बीच में पॉइंट आ जाएगा, यानी कि जो मामला बनेगा 1.3x करके आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जब अपॉन में 100 लगेगा प्रतिशत को हटाकर, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो जब कटेगा तो साथियों 1.4 हो जाएगा, यानी कि ये कितना जाएगा, 1.4x आ जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या भी आ गई, दूसरी संख्या भी आ गई। तो अब पूछा क्या जा रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या हम लोग देख लेते हैं कितना प्रतिशत है दूसरे का। तो पहली संख्या इतने प्रतिशत है दूसरी संख्या का। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आपका हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें इसको 2 से कट करेंगे तो 50 यहाँ पर आ जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर 7 आ जाएगा। 13 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 13 पंजे आपका 65 हो जाएगा, अपॉन में 7 हो जाएगा। अब इसको साथियों कट करेंगे, क्या करेंगे कैलकुलेट करके, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 7 दूना आपका 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 बचेगा वो 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो 92 सही 6/7 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर खर्च करता है और 1/2 ऋण पर चुकाने पर खर्च करता है। यदि शेष राशि 2000 है तो उस व्यक्ति की आय आपसे पूछी जा रही है। यानी कि जो आय का जो है वो भोजन पर 1/3 खर्च करता है और ऋण पर 1/2 खर्च करता है। तो इनको ये खर्च कितना होता है ये एक बार आप लोग जोड़ लीजिए। तो साथियों कितना हो जाएगा, ये आपका 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब बचता कितना है, ठीक है, अब 2000 बचता है, यानी कि जब हम एक में से इसको माइनस करेंगे वही तो बचत होगी और वही आपकी 2000 है। तो जब इसको माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1/6 आ जाएगा। तो जो 1/6 है ये साथियों 2000 के ही तो बराबर है, 2000 के बराबर है। तो व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, 1/6 की वैल्यू है 2000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, 12000 हो जाएगी। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, 12000 जहां पर लिखा होगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 12000, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो दो बच्चों की आयु का योग 32 वर्ष है। 5 वर्ष बाद एक एक की आयु दूसरे की 3 गुनी हो जाएगी, तो छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी, आपसे साथियों पूछा जा रहा है। चलिए, तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, दो बच्चे हैं, मान लीजिए एक है आपका एक्स, एक आपका कितना है, एक आपका जो है वो एक्स है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ भाई मार्कर। चलिए, एक आपका x है और दूसरा कितना है, दूसरा हम लोग कर सकते, देखिए दोनों की टोटल योग कितना है, 32 वर्ष है। तो जाहिर सी बात है दूसरे की आयु कितनी होगी, 32 माइनस x होगी। ठीक है, चलिए, तो ये पहले की आयु आ गई, दूसरे की आयु आ गई। अब कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद एक की आयु, यानी कि 5 वर्ष बाद इस पहले वाले की आयु कितनी हो जाएगी, तो x + 5 हो जाएगी, यही तो हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद पहले वाले की आयु जो है दूसरे की कितनी, अच्छा भाई दूसरा तो यही है, तो सबसे पहले ये हमने लिख दिया। ठीक है, 5 वर्ष बाद कहा गया तो 5 वर्ष हम इसमें भी जोड़ेंगे, उसमें जोड़ा है। तो इसकी कितनी गुने है, इसकी भाई इसकी 3 गुने है, तो यहां पर हम 3 लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी 3 गुनी हो जाएगी, इसलिए 3 गुना, ये इक्वेशन आपकी बन जाती है। अब क्या साथियों इक्वेशन बनेगी, अगर बात करें 3 की x से गुणा करें तो 3 आपका x हो जाएगा, प्लस आपका 5 3 15 आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके अलावा अगर बात करें 32 में से कितना जाएगा, 32 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 37 माइनस यहाँ पर x आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 37 माइनस x आपका हो जाएगा। अब अगर बात करें ये जो x है ये इधर आएगा तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा साथियों, 4x हो जाएगा। अब 37 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 37 में से 15 जब माइनस करेंगे तो 22 बचेगा। ठीक है, अब x की जो वैल्यू आती है वो 22/4 आ जाती है। बस कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट आपको करना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चलिए, 4 से कट करेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 5.5 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है कि माँ बेटे की औसत आयु कितनी है भाई, 45 वर्ष है। तो माँ बेटे की औसत आयु जब
माँ बेटे की औसत आयु कितनी है भाई? 45 वर्ष है, तो माँ और बेटी की औसत आयु का योग कितना होगा? जाहिर सी बात है 90 होगा। यदि बेटी को भी शामिल कर लिया जाए, या इसमें माँ भी है, बेटी भी है, बेटे भी हैं, और अब यहाँ पर अगर 3 लोग शामिल हो जाते हैं तो इनका आयु शामिल कर ली जाए तो इनका औसत की आयु कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। लेकिन इनका योग कितना होता है? तो इनका योग साथियों कितना होगा? 35 की 3 से गुणा कराएंगे 105 हो जाएगा, यानी कि 105 इनका योग हो जाएगा। पहले 90 योग था, अब जैसे ही बेटी जुड़ी तो 105 योग हो गए, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई साथियों? 15 की बढ़ोतरी हुई। तो कह सकते हैं बेटी का वजन कितना होगा? 15 ही बेटी का वजन होगा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न। चलिए, अगर बात करें, एक आयत आपके सामने, यहाँ पर एक आयत है, कहा जा रहा है कि उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यानी कि अगर चौड़ाई साथियों x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। इसकी परिधि कितनी है? 360 है। परिधि क्या होगा? इसकी लंबाई, इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई 2x हो जाएगी, इसकी लंबाई 1x हो जाएगी, यानी कि 3x इसकी हो जाएगी और 3x इसकी हो जाएगी। यानी कि 6x की जो वैल्यू दे रखी है साथियों 360 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। 6 छंग 36 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई 60, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे भाई, 120 की गुणा किससे कर देंगे? 60 से कर देंगे। तो 12 पंजे 60, 12 छंग आपका 72 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएगा। तो कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है? 7200 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर साथियों बात करें, 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है, 140 मीटर लंबा पुल पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले 45 किलोमीटर जो दूरी है, इसको मीटर प्रति सेकंड में जब हम सब साथियों बदलेंगे तो 45 की गुणा किससे कराएंगे? 5/18 से कराएंगे। तो जब साथियों इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा? 12.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी साथियों जो होगी वो चाल आ जाएगी। तो चाल आपके सामने। अच्छा, दूरी कैसे निकालेंगे? देखिए, लंबी रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 360 मीटर लंबी है। तो 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और प्लेट पुल कितना लंबा है? 140 मीटर लंबा पुल है। यानी कि जो दूरी आपकी आएगी, दूरी कितनी आएगी? इन दोनों को जोड़ देंगे, यही आपकी दूरी हो जाएगी। तो समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है साथियों? दूरी बटे चाल होती है। दूरी 500 मीटर है और आपकी चाल क्या है? 12.5 है। ठीक है, इसको जीरो लगाकर यहाँ पर जीरो लगा देंगे, पॉइंट हटाकर जीरो लगा लेंगे। तो साथियों बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। आंसर जो है वो आपका आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, 125 चौक कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। जीरो लगा है तो जीरो आ जाएगा, इसलिए आंसर आपका 40 सेकंड के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड की बात यहाँ पर चल रही, तो एक आयताकार भूखंड हमने यहाँ पर क्या है वो बना लिया। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात 1:3 है। यानी कि अगर लंबाई इसकी 1 है तो इसका परिमाप कितना होगा? देखिए, जब ये 1 है तो ये भी 1 होगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसका परिमाप 3 है, तो जब एक ये हो गई, एक ये हो गई, बचा क्या? एक। तो आधी ये हो जाएगी और आधी ये हो जाएगी, तभी तो इसका परिमाप भाई 3 बनेगा। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो लंबाई तो 1 है और चौड़ाई कितनी है? 1:2, यानी कि आधी है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे साथियों, 2 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 2:1 हो जाएगा। यही आपका जो है वो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ जाएगा। 2:1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात जो है वो 3:11 है। उसकी आयु का अंतर कितना है? उसकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। यानी कि अगर बात करें साथियों, अगर बात करें, देखिए 11:3 अनुपात है। जब आयु का अंतर कह रहे हैं कि 24 वर्ष है, यानी कि इसका अंतर निकालेंगे तो 8 ही तो आएगा। यानी कि 8x की जो वैल्यू दी गई है वो 24 दी गई है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों? 3 हो जाएगी। तो अब दोनों की आयु हम निकाल लेंगे। इस 3, ये तो साथियों क्या है? ये 3x ही तो है। 3x अनुपात 11x है। x की वैल्यू हमें पता चल गई, 3 हो जाएगी तो 9 हो जाएगी, 9x, और 11 3 आपका 33x हो जाएगी। कहा जा रहा है कि अगर 3 वर्ष बाद उनकी आयु ज्ञात करना हो तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 9 में 3 प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, 33 में 3 प्लस करेंगे 36 हो जाएगा। अनुपात पूछा है तो 12 एकम 12 हो जाएगा और 12 3 36 हो जाएगा। अनुपात आपका 1:3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न, और ये साथियों आपका अंतिम प्रश्न होगा। देखिए, 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो जब 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है तो उनका योग कितना होगा? जाहिर सी बात है 45 होगा। उनकी आयु का अनुपात जो है वो कितना है साथियों? 3 है, 3:5:7 है। ठीक है, चलिए,
यानी कि ये 45 की वैल्यू दे रखी है भाई, 3:5:7x, यानी कि 7 5 आपका 12 और 2 आपका 15x। तो 15x की जो आपके सामने वैल्यू है वो 45 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। कहा जा रहा है कि बीच वाले छात्र की आयु क्या होगी, तो बीच वाला छात्र यही है, यानी कि 5x है, और 5x, x की जब वैल्यू 3 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों आपकी परीक्षा के लिए 100 क्वेश्चंस, जिसमें आपके मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके के क्वेश्चन साथियों समाहित किए गए। तो क्लास आपको अगर पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक करके शेयर करेंगे, और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो वीडियो के बारे में आप सभी लोग ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।